एटीसी बोलते हैं कि अब टेंशन मत लो, थोड़ी देर में फ्यूल इधर पहुंचने वाला। और इसी दौरान हंगामा होने था प्लेन में। डॉक्टर सतनाम सिंह को चाकू से अटैक कर देता है। फिर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह कहते हैं कि उनको हाईजैकिंग के बारे में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं बल्कि टीवी न्यूज से पता चला था। तो एनएसजी टीम 7:55 PM को अमृतसर के लिए रवाना होती है, जबकि हाईजैक प्लेन ने 6 मिनट पहले ही अमृतसर को छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईजैकर्स इतने बड़े हथियार कैसे लेकर आ गए एयरप्लेन में। और इधर एंट्री होती है एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट की। बड़ा सीरियस लग रहा है कुछ। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और ये न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेगी शाम के 5:30 बजे। ये फ्लाइट का इनसाइड व्यू है। एयरक्राफ्ट में 178 पैसेंजर्स, 8 कैबिन क्रू मेंबर्स और 3 फ्लाइट क्रू मेंबर्स हैं जो कॉकपिट में होते हैं। ये है कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया। काठमांडू का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्रीन सिग्नल देता है और 4:05 में फ्लाइट टेक ऑफ होती है। 1 घंटे की फ्लाइट है। इन 178 पैसेंजर्स में एक नौजवान इंडियन बिजनेसमैन भी शामिल है, रुपिन कटियाल, जो अपनी बीवी के साथ हनीमून बनाने गए थे काठमांडू। करीब आधे घंटे बाद 4:38 में एक सीनियर कैबिन क्रू मेंबर अनिल शर्मा कैप्टन को इंटरकॉम पर फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आप सबके लिए कॉफी और चाय ला रहा हूं। अनिल शर्मा कॉकपिट के दरवाजे पर ठकठकाते हैं और फ्लाइट इंजीनियर उनको अंदर आने देते हैं। इसी समय IC-814 नेपाल के एयर स्पेस से इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाती है। जैसे ही अनिल शर्मा कॉकपिट के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक आदमी उनको धक्का देता है और कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। आदमी ने एक मंकी कैप पहनी है। जो कॉकपिट में क्रू है वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। उस आदमी के लेफ्ट हाथ में एक ग्रेनेड है और राइट हाथ में एक रिवॉल्वर। इसको देखकर कैप्टन बोलते हैं, शिट, ये चल क्या रहा है। ग्रेनेड और रिवॉल्वर को देखकर कैप्टन को पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक हो रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि इस आदमी के अलावा 4 और हाईजैकर्स हैं जिन सभी ने मंकी कैप पहनी है। अब इस कहानी में कई इंटरेस्टिंग चीज है। 5 हाईजैकर्स हैं, इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शकीर। ये सभी लोग एक पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप हरकत अल मुजाहिदीन के मेंबर थे। इसका बस एक ऑब्जेक्टिव है, कश्मीर में आतंकवाद फैलाना। इस हाईजैकिंग की प्लानिंग 4 ISI ऑपरेटर्स ने करी थी 2 महीने पहले मुंबई में। इन ऑपरेटर्स में से 2 पाकिस्तानी हैं, एक नेपाली और एक इंडियन। ये जो इंडियन था, इस पर पाकिस्तान की ISI ने अपना जादू किया था जब ये गल्फ में काम कर रहा था। और इसको रिक्रूट करने के बाद बताया ISI ने इसको 2 इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा। एक कैंप हुआ था पाकिस्तान में और दूसरा हुआ था अफगानिस्तान। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके के वैशाली नगर एरिया में उन्होंने एक फ्लैट भाड़े पर लिया था। बेसिक स्किल्स सीखने के लिए उन्होंने पास की, कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर ली और घूस देकर फेक इंडियन पासपोर्ट्स भी लेकर आ गए। इनफैक्ट ISI का मेन ऑपरेटिव अब्दुल लतीफ, उसने 2 दिन में सेम फोटो यूज करके मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस से 2 पासपोर्ट हासिल कर लिए। और 2 महीने की प्लानिंग के दौरान जो 5 हाईजैकर्स थे और जो 4 ISI ऑपरेटिव्स थे, वो कई बार काठमांडू भी गए इस हाईजैकिंग की प्रिपरेशन के लिए। हाईजैकिंग के काठमांडू इसलिए चूज किया गया क्योंकि उधर ISI का एक अच्छा तगड़ा बेस है। इनफैक्ट इधर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का भी अच्छा इन्फ्लुएंस है। और उस समय नेपाल में टूरिज्म के बाद सबसे बड़ा बिजनेस स्मगलिंग का था। इनफैक्ट हाईजैकिंग के कुछ साल पहले ही नेपाल ने 400 करोड़ के मोबाइल टेलीफोन इंपोर्ट करे थे, जबकि उधर कोई टेलीकॉम नेटवर्क भी नहीं था। क्योंकि स्मगलिंग इतना बड़ा बिजनेस था, इस वजह से सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर थी, जिसका ISI ने फायदा उठाया। जो हाईजैकर्स की टिकट्स भी बुक करी गई, वो 3 डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज ने बुक करी हाईजैकर के फेक नाम यूज करके। इन फेक टिकट से ही हाईजैकर्स काठमांडू के एयरपोर्ट में घुस जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईजैकर्स इतने बड़े हथियार कैसे लेकर आ गए एयरप्लेन में। और इधर एंट्री होती है एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट। 24 दिसंबर की दोपहर में जब ये प्लेन हाईजैक होता है, तो प्लेन की उड़ान भरने से पहले एक पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी एयरपोर्ट में पहुंचती है। ओ गॉड, ये तो बिल्कुल मूवी वाला वाइब दे रहा है पैलेस। हाँ, मेरे को भी मूवी वाला ही वाइब दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने कौन सा मूवी देखा, नाम शबाना ऐसा कुछ, नेपाल में वो गई थी तो याद आया। हाँ, बिल्कुल वैसा वाइब दे रहा है यार। नाम शबाना, एक वो बेबी मूवी का भी ऐसा ही वाइब है एकदम एग्जैक्टली। उस गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर है 42CD14। जब भी किसी लाइसेंस प्लेट में CD लिखा होता है, वो एक्चुअली एक डिप्लोमेट की गाड़ी होती है। डिप्लोमेट गाड़ी में है पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद चीमा 2 लोगों के साथ। फर्स्ट सेक्रेटरी चीमा के हाथ में एक ब्रीफकेस है। अब तीनों लोग डिपार्चर लाउंज की तरफ चलते हैं। डिपार्चर लाउंज वो एरिया होता है जब पैसेंजर सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद बस वेट कर रहे होते हैं कि कब वो एयरप्लेन में चढ़ेंगे। क्योंकि सेक्रेटरी चीमा के पास एक डिप्लोमेट का पासपोर्ट था, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी नहीं होती। वो आराम से ब्रीफकेस पकड़े हुए डिपार्चर लाउंज तक पहुंच जाते हैं पैसेंजर्स के पास। और फर्स्ट सेक्रेटरी चीमा ये ब्रीफकेस हाईजैकर्स को पकड़ा देते हैं। इस ब्रीफकेस में था क्या? एक्सप्लोसिव्स, ऑटोमेटिक वेपन्स और हैंड ग्रेनेड। जैसी बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो जो 5 हाईजैकर्स थे वो दूसरे पैसेंजर्स के साथ फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं, पर अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के वो फेक नाम यूज करते हैं। जैसे इब्राहिम अपने आप को रेड कैप बुलाता है और दूसरे हाईजैकर्स उसको चीफ बुलाते हैं। वही इस ग्रुप का लीडर होता है।
शाहिद का नाम बन जाता है डॉक्टर, सनी का बर्गर, जहूर का भोला और शकीर का शंकर। जैसे ये लोग फ्लाइट में घुसते हैं, चीफ और बर्गर एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ जाते हैं और 3 लोग इकोनॉमी क्लास में। देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या होता है। भाई साहब इतना भयंकर प्लानिंग बना रखा है इन्होंने यार। कैबिन क्रू की आंखों में आग डाल के चीफ बोलता है कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, इसमें एक गोली है और अगर मैंने इसकी पिन हटा दी तो एक ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो धमकी देता है कि उसकी परमिशन के बिना कोई बोलेगा नहीं और वो पूछता है कि क्या फ्लाइट में कोई एयर गार्ड है या फिर नहीं। एयर गार्ड सिक्योरिटी पर्सन होते हैं जो फ्लाइट्स में तैनात करे जाते हैं किसी हाईजैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। चीफ ये सवाल पूछता है और कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों कहते हैं कि फ्लाइट में कोई भी एयर गार्ड नहीं है। पर चीफ इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद क्रॉस चेक करता हूँ अभी और अगर कोई पकड़ा गया तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। इसी मोमेंट पर बर्गर कॉकपिट में एंटर कर जाता है। उसके हाथ में भी एक पिस्टल और ग्रेनेड है और वो बोलता है चीफ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चीफ फिर कैप्टन से पूछता है कि एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल है। कैप्टन बोलता है कि काफी फ्यूल है, हम नई दिल्ली आराम से पहुंच जाएंगे। फिर चीफ बोलता है नई दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर जाएंगे। कैप्टन अब नेगोशिएट करने की कोशिश करता है हाईजैकर के साथ और बोलता है कि इतना फ्यूल नहीं है कि हम लाहौर पहुंच जाए। पर चीफ बोलता है या तो हम लाहौर पहुंचेंगे या मैं इस प्लेन को ही उड़ा दूंगा। कॉकपिट में सभी लोगों को क्लियर हो जाता है कि हाईजैकर्स को ये पता है कि एयरक्राफ्ट में इतना फ्यूल जरूर है कि वो लाहौर तक पहुंच जाए, यानी कि उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। हाईजैकर्स को ये भी पता है कि एयरक्राफ्ट में एक्स्ट्रा फ्यूल जरूर होगा क्योंकि सर्दी का समय जब फॉग होती है और फॉग में कई बार एयरप्लेन को एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल तो होगा ही। मतलब हाईजैकर्स को प्लेन के बारे में पूरी खबर थी। और इसी समय तीसरा हाईजैकर कॉकपिट में घुसता है और उसके हाथ में एक चाकू था। ये है डॉक्टर। अब कॉकपिट में सारे क्रू मेंबर्स ने 3 हाईजैकर्स को देखी है और वो सोचे कि अगर 3 हाईजैकर्स कॉकपिट में यानी कि पैसेंजर्स के बीच और भी हाईजैकर्स होंगे और वो ये समझ जाते हैं कि एक बहुत अच्छी प्लान्ड हाईजैकिंग है। ये चीज समझने के बाद अब कैप्टन पैसेंजर्स के बारे में सोचे और वो हाईजैकर से पूछते हैं कि कम से कम मैं अनाउंसमेंट तो कर दूं एक, ताकि वो हाईजैकर्स के साथ कोऑपरेट करें। चीफ कहता है अनाउंसमेंट जरूर कर सकते हो पर हर चीज मुझसे परमिशन मांग के करो। जिसके बाद कैप्टन एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। क्या बात है? Ladies and gentlemen, this is a Captain D. Sharp. Our plane has been hijacked. You must be patient and listen to the hijackers. अब इस अनाउंसमेंट के पहले ही कुछ पैसेंजर जो एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हुए थे वो तो देख ही रहे थे कि कॉकपिट में ये क्या चल रहा है, पर उनको ये क्लियर नहीं हुआ था कि बवाल मच क्यों रहा है। जैसे रमेश ग्रोवर एग्जीक्यूटिव क्लास की 1B सीट में बैठे हुए, वो कहते हैं कि एयर होस्टेस जब लंच सर्व करने आई थी तब उन्होंने 2 आदमी को देखा जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, पर क्योंकि एक दिन बाद क्रिसमस है उनको लगा ये क्रिसमस का कोई ड्रामा चल रहा है। इस अनाउंसमेंट के बाद उनको समझ आया कि कोई क्रिसमस ड्रामा नहीं बल्कि हाईजैकिंग है। प्लेन में कौन क्रिसमस ड्रामा करता है यार? अजीब वाला है यार पारस। अरे यार सेलिब्रेशन के लिए कभी कभी ऐसे कुछ करते हैं तो तो एक दिन बाद क्रिसमस है तो वो सांता क्लॉज थोड़ी बन के आए तो थे। फर्स्ट थॉट तो ये आएगा ना कि मे भी कुछ ऐसा। हाँ, लोग ऐसे इतने नेगेटिव नहीं सोच हाँ, सकते। इतना ये तो प्लेन ऐसा है। हाईजैक होना बहुत बड़ी बात है यार। ऐसा पर फिर भी यार प्लेन में हमेशा नहीं डाउट करना चाहिए यार। एयरप्लेन नहीं यार, तुम ऐसे डाउट ही करते रहे जब एक तो वैसी बैंड बजे हुई रहती है लोगों की। अब नहीं मतलब पॉजिटिव सोचना ही अच्छी बात है, लेकिन क्या बोले कभी कभी ऐसा हो जाता है। लाइट चली गई है। फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे देखना। सच्ची? हाँ। रुक जाते यार, 10 मिनट में लाइट आ जाएगी। 10 मिनट में आ जाएगी तो चल जाएगा। 10 मिनट तो ये। नहीं, मैं कह रही हूँ 10 मिनट में आ जाएगी। हाँ तो 10 मिनट तो अंधेरे में देखेंगे। हाँ। गाइस, आपको अच्छे से स्क्रीन दिख जाएगी और हम भले अच्छे से ना दिखे, ठीक है? मुंह पे टॉर्च लगा के देख लेते हैं पारस। वाह यार अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। नहीं हाँ चलो देख सकते हैं। गाइस वी आर वेरी वेरी सॉरी। लाइट चली गई है फिर भी हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। लाइट चली गई पर कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब क्या होगा। लाहौर ले गए तो यार 178 पैसेंजर, ओ माय गॉड, बैंड बज जाएगी यार। मुझे डर लग रहा है वो लोग कुछ फालतू का चीज ना कर, हाँ। खराब ना करे। क्या करना क्या चाहते हैं, उनके इरादे क्या है, लाहौर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे भी डर लग रहा है पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो कैप्टन अनाउंस करते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया है और सारे हाईजैकर्स फिर एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर्स को बोलते हैं कि तुम इकोनॉमी क्लास में बैठो। फिर 2 हाईजैकर्स इकोनॉमी क्लास की आयल में भागते हैं और लोगों को मार पीट कर कहते हैं कि अपना सर नीचे रखो। फिर हाईजैकर्स सारी लड़कियों को एक साइड में रखते हैं और फ्लाइट क्रू को बोलते हैं कि सारे आदमियों की आंखों में पट्टी बांधो सीट के कपड़े से। वो ये भी बोलते हैं कि जो ओवरहेड बिन्स में जो भी लगेज है वो सारा एग्जीक्यूटिव क्लास की खाली सीट में रख दिया जाए, क्योंकि हाईजैकर्स ये नहीं चाहते कि कोई अपना सामान टच करे। पूरे एयरप्लेन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन 4 हाईजैकर्स की है, जबकि चीफ कॉकपिट में है और कॉकपिट में कैप्टन चुपके से ट्रांसपॉन्डर को 7500 मेगाहर्ट्ज में सेट कर देता है। 7500 मेगाहर्ट्ज कोड है हाईजैकिंग का। इस डिवाइस से ग्राउंड कंट्रोल को पता चल जाता है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया और इस प्लेन का डायरेक्शन, पोजीशन और ऑल्टीट्यूड क्या है। पर जैसे ही कैप्टन ट्रांसपॉन्डर को सेट करते हैं, चीफ ये चीज देख लेता है। वो बोलता है आपने बटन दबा दिया, आप होशियारी मत दिखाइए, मैं गोली से मार दूंगा, बस प्लेन चलाओ और अगर कुछ और करना हो तो मेरी परमिशन लो। लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सबसे पहले पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है और वो तुरंत दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देते हैं 4:56 PM में। तो ये इन्फॉर्मेशन 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच गई। पर अब खुद देखो कि हमारी सरकार ने क्या क्या गलतियां करी। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी नहीं बनाया अभी तक। आईबी और रॉ के ऑफिशियल जिन्होंने पुरानी हाईजैकिंग्स में भाग लिया था उनको ये बताया भी नहीं जाता। पर आप खुद सोचो कि जैसे ये हाईजैक प्लेन लाहौर की तरफ जा रहा होता है,
इस प्लेन से बस 4 मिनट दूर एक और वीवीआईपी प्लेन होता है। इस प्लेन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं। वो बिहार में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव के साथ एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और अब वापस लौट रहे हैं। तो हाईजैक प्लेन और प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्लेन के बीच दूरी बस 4 मिनट है, पर प्राइम मिनिस्टर को इसकी कोई खबर ही नहीं है। My इसके God. ये तो बहुत खतरनाक वाइब दे रहा है यार भारत। हाँ ये तो बहुत भयंकर वाली कहानी। प्रधानमंत्री थे उस समय वो। हाँ गॉड। प्रधान क्रैश तो नहीं करवाना चाहते यार? पता नहीं यार, वो मतलब मैंने इसके बारे में कभी कुछ देखा नहीं। मे बी क्या इरादा है इनका, आई डोंट नो। बहुत खतरनाक वाइब दे रहा है प्रधानमंत्री के साथ कुछ। लाइट आ गई गाइस। हमारी लाइट आ गई। वाह यार। तो हाईजैक प्लेन और प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्लेन के बीच दूरी बस 4 मिनट है, पर प्राइम मिनिस्टर को इसकी कोई खबर ही नहीं है। इसके बावजूद कि उनके प्लेन में एक सैटेलाइट फोन भी है। 5:20 बाद अटल बिहारी वाजपेयी को इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है जब वो दिल्ली में लैंड करते हैं और 6 बजे लैंड कर क्राइसिस जाते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया जाता है। इंडिया में एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिया जाता है जिससे सरकार जल्दी डिसीजंस ले पाए। इस ग्रुप के हेड थे कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार और मेंबर्स थे रॉ के हेड एएस दुल्लत, एनएसजी के चीफ निखिल कुमार, होम मिनिस्टर एलके अडवाणी, फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव और सीनियर बीजेपी लीडर अरुण शौरी। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा, जो प्रधानमंत्री वाजपेयी के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। ये मीटिंग होती है शाम के 6 बजे दिल्ली के राजीव गांधी भवन के कंट्रोल रूम में। पर ये देखो कि होम मिनिस्टर एलके अडवाणी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर हैं, उनको हाईजैकिंग के बारे में पता किसी सरकार से नहीं चलता बल्कि टीवी न्यूज से चलता है। टीवी वालों को तो कैसे 6 पता बजे चला? क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग स्टार्ट होती है और 5 मिनट बाद कैप्टन लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि पाकिस्तान से परमिशन लो ताकि मैं उनकी एयर स्पेस में एंटर कर पाऊं। फ्लाइट कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि देखो एयरप्लेन में फ्यूल कम है और हाईजैकर धमकी दे रहे हैं मारने की। फिर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन को बोलता है कि पाकिस्तान ने उनकी लैंडिंग परमिशन ही रिजेक्ट कर दी है। चीफ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं कि हम तो लाहौर में ही लैंड करेंगे। फिर प्लेन लाहौर तक पहुंच जाता है पर पाकिस्तान ने रनवे की लाइट्स बंद कर दी है और रनवे को ब्लॉक कर दिया ताकि प्लेन लैंड ही ना हो पाए। जिसके बाद लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन को बोलता है कि आप पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं घुस सकते, आपके प्लेन को हम उड़ा देंगे। अब आप उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन समझो। कुछ महीने पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल की वॉर हुई है और पाकिस्तान कहता है कि ये हाईजैकिंग इंडिया की प्रॉब्लम है, हमारा क्या लेना देना इससे। पर चीफ पाकिस्तान के एटीसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है हम तो लाहौर ही जाएंगे। पर कैप्टन कहता है लाहौर जाने का फायदा क्या है जब हमें उड़ा दिया जाएगा। चीफ बोलता है कोई बात नहीं है, एयरक्राफ्ट उड़ा दिया जाएगा पर तुम मेरी बात सुनो और लाहौर जाओ। कैप्टन फिर अमृतसर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। वो कहते हैं कि हाईजैकिंग की सिचुएशन है और प्लेन को तुरंत रीफ्यूलिंग की जरूरत है। अमृतसर का एटीसी कहता है कि आप इधर लैंड कर सकते हो, पर चीफ ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर कैप्टन चीफ को समझाते हैं कि ऐसे फालतू में प्लेन उड़ाने से कोई फायदा नहीं है, आपको कहीं भी जाना है तो फ्यूल की जरूरत तो होगी, इसलिए क्यों ना अमृतसर ही चले जाए जहाँ रीफ्यूल कर पाएंगे। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैप्टन को 2 ऑप्शन देता है, या तो आप लुधियाना में हलवारा चले जाओ या फिर अमृतसर। चीफ फाइनली कैप्टन की बात मान जाता है और वो बोलकर कहता है हम हलवारा नहीं, हम अमृतसर जाएंगे। पर इस चीज के लिए देश का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी रेडी नहीं है। इस मीटिंग को 40 मिनट बीत जाते हैं पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो अमृतसर, जम्मू या फिर श्रीनगर के एयरपोर्ट को अलर्ट पे डाल दे। तो अब पाकिस्तान ने मना कर दिया कि प्लेन उधर लैंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ी मदद मिल गई, क्योंकि अब प्लेन इंडिया में आ रहा है और इंडिया कंट्रोल कर सकता है तो उस प्लेन के साथ होगा क्या। शाम के 6:40 में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अमृतसर की सिक्योरिटी टीम को बताती है कि अब एयरप्लेन की जो रीफ्यूलिंग है उसको जितना डिले हो सके उतना कर। 6:44 को फ्लाइट अमृतसर की तरफ जाती है और उसी समय दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताता है कि एक हाईजैक प्लेन अमृतसर में लैंड करने वाला है। पर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह कहते हैं कि उनको हाईजैकिंग के बारे में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं बल्कि टीवी न्यूज से पता चला था। पर इस गलती के अलावा जो पंजाब का खुद का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उन्होंने हाईजैकिंग की प्रिपरेशन कर ली। एसएसपी, आईजीपी और दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को खबर मिल गई है और पूरी पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पंजाब पुलिस के कमांडोज स्टैंड बाय पर रख दिए गए हैं। शाम के 7 बजे फ्लाइट अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड करती है। कैप्टन अमृतसर एयरपोर्ट को कहते हैं कि हमें रीफ्यूल कर। अब 1987 में इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए एक प्लान बनाया गया था, जिसने कहा था कि दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप चार्ज लेगा, जबकि हर एयरपोर्ट में एक एरोड्रोम कमेटी बनाई गई थी और हर एरोड्रोम कमेटी की एक मैनुअल बनाई गई है जहाँ लिखा है कि इस कमेटी को बस एक हाईजैक प्लेन को डिले करने की कोशिश करनी है ताकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को और टाइम मिल जाए। इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अमृतसर की एरोड्रोम कमेटी को कहा कि आप प्लेन को डिले करने की कोशिश करो। सीएमजी के ब्रजेश मिश्रा ने अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह भी कहा कि एयरक्राफ्ट को हिलने ना दो और अगर जरूरत पड़े तो टायर्स को पंक्चर कर दो। अब ब्रजेश मिश्रा कहते हैं कि उन्होंने ये सारी बात क्लियरली अमृतसर को बोल दी थी, पर अमृतसर में एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल कहते हैं कि हमें ऐसी जानकारी दी नहीं गई। पर सिचुएशन और बिगड़ जाती है एक कॉल की वजह से। एक आदमी अमृतसर की अथॉरिटीज को कॉल करता है और बोलता है कि मेरा नाम जे लाल है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। वो कहता है कि अमृतसर में जो प्लेन लैंड करने वाला है उसको रिफ्यूल करो और तुरंत उधर से भेज दो।
बाद में पता चलता है कि एक फेक कॉल था, पर अमृतसर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेन को रिफ्यूल करना है या फिर डिले। इस कंफ्यूजन की वजह से 20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। और जब कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, अमृतसर को पता है कि उनको करना क्या है। वो कैप्टन को बोलते हैं कि देखो जो इंडियन ऑयल की फैसिलिटी है वो भी बंद है, हम आपको थोड़ी देर में एक दूसरा टैंकर भेजेंगे। कैप्टन फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक कोडेड मैसेज भेजते हैं, होटल इंडिया जूलियट 5, जिसका मतलब है कि प्लेन में 5 हाईजैकर्स हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए डीजीपी सरबजीत सिंह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बोलते हैं कि मेरे पास पंजाब पुलिस के कमांडोज रेडी हैं, आप बोलो तो मैं उनको प्लेन के अंदर भेज दूं। पर उनको क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से अप्रूवल नहीं मिलता। उल्टा सीएमजी कहती है कि हम नई दिल्ली से एलीट एनएसजी कमांडोज भेजेंगे। 6:25 पीएम को एनएसजी को बोला जाता है कि उनको अमृतसर रवाना होने के लिए प्रिपेयर करना होगा। 7:10 पीएम को वो रेडी हो जाते हैं एक IL-76 एयरक्राफ्ट के साथ, जिसमें एंटी हाईजैकिंग इक्विपमेंट होता है। उनके साथ रॉ और आईबी के 5 नेगोशिएटर्स भी भेजे जाते हैं, पर कोई भी नेगोशिएटर टाइम पर पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से एनएसजी की टीम भी रवाना नहीं हो पाती। अल्टीमेटली रॉ के नेगोशिएटर सीके सिन्हा तो टाइम पर पहुंचते हैं, पर आईबी नेगोशिएटर नेचांद संधू नहीं। इसी समय हाईजैकर्स कैप्टन को कहते हैं कि इंजन कभी भी ऑफ नहीं होगा, आप पूरे टाइम एयरप्लेन को चलते रखो। वो कैप्टन को बोलते हैं कि एयरप्लेन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, फिर रोक दो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर रोक दो, फिर 180 डिग्री टर्न लो, रोक दो। वो चाहते थे कि एयरक्राफ्ट लगातार घूमता रहे ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। एयरक्राफ्ट अमृतसर में लैंड किया था शाम के 7 बजे। आधा घंटा गुजर गया होता है और अब हाईजैकर्स बहुत गुस्सा होते हैं। कैप्टन एटीसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे सर पर बंदूकें रखी हुई हैं, ये लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। एटीसी बोलते हैं कि अब टेंशन मत लो, थोड़ी देर में फ्यूल उधर पहुंचने ही वाला है। और इसी दौरान हंगामा हो जाता है प्लेन में। डॉक्टर सतनाम सिंह को चाकू से अटैक कर देता है। हाईजैकर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए होते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सतनाम सिंह पर लगा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर एक और आदमी की गर्दन काट देता है, 25 साल के रुपिन कटियार। वो आदमी बेचारा तड़प रहा होता है, पानी पानी की वो मांग करता है, पर हाईजैकर्स 1 इंच भी हिलते नहीं। रुपिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया होता है, उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और हाईजैकर्स उस पर बस एक कंबल डाल देते हैं। फिर कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताता है कि हाईजैकर्स ने 2 लोगों को अटैक कर दिया है, अब जल्दी फ्यूल भेजो। 7:01 और 7:49 के बीच कैप्टन एटीसी से कम 12 बार फ्यूल की मांग करता है। कैप्टन कहते हैं कि हाईजैकर्स के बाद AK-47 पिस्टल्स और ग्रेनेड्स है। एक टाइम पर तो मानो कैप्टन भीख मांग रहे होते हैं फ्यूल की। वो कहते हैं कि टैंक जल्दी भेजो, आप हमारी प्रॉब्लम समझ क्यों नहीं रहे हो। इस डेस्परेशन को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल फाइनली एक फ्यूल टैंक भेजता है एयरप्लेन में। टैंक में छुपे हुए थे पंजाब पुलिस के कमांडोज, पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से टैंकर का ड्राइवर बहुत जल्दी चलाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बोला भाई इतनी जल्दी मत कर, आराम आराम से चला। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से धीरे करने की बजाय ड्राइवर ने टैंकर बिल्कुल रोक दिया। चीफ एयरप्लेन से ये चीज देखता है और वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस टैंक में फ्यूल नहीं है बल्कि कमांडोज है। हाईजैकर्स फिर धमकी देते हैं कि अब हम हॉस्टेजेस को मारना स्टार्ट करेंगे। तो अब कैप्टन के सर पे एक पिस्तौल थी और स्पेशल फोर्सेस से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो कैप्टन ने बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अप्रूवल के प्लेन को उड़ा डाला। अगर थोड़ी बात इधर उधर हो जाती तो प्लेन टैंकर से टकरा जाता। तो 7 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड किया था और 7:49 को प्लेन टेक ऑफ कर देता है बिना रिफ्यूलिंग के। और अब एनएसजी की टीम पर ध्यान दो, एनएसजी की टीम 7:10 पीएम को रेडी थी, पर उनको क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अप्रूवल देती है अमृतसर जाने के 7:55 पीएम को, यानी कि 45 मिनट्स बाद। तो 45 मिनट्स एनएसजी टीम बस इंतजार कर रही थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हमें बोलेगा क्या। तो एनएसजी टीम 7:55 पीएम को अमृतसर के लिए रवाना होती है, जबकि हाईजैक प्लेन ने 6 मिनट पहले ही अमृतसर को छोड़ दिया था। तो एक हाईजैकिंग का जो मेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि हाईजैक प्लेन को उड़ने ही ना दो, वो ही हमने फॉलो नहीं किया। पर इंडियन सरकार ना हाईजैकर से बात कर पाई, ना पैसेंजर्स को कोई मदद। एनएसजी कमांडोज फिर अमृतसर पहुंचते हैं हाईजैक प्लेन के रवाना होने के 1 घंटे बाद। एयरप्लेन अब वापस लाहौर की तरफ जा रहा है, पर इस बार भी पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं देता है। ये भी सोचने की बात है कि हाईजैकिंग को अब 5-6 घंटे हो चुके हैं, पर अभी तक इंडियन सरकार को ये नहीं पता कि हाईजैकर्स कौन है और उनकी मांगे क्या है। जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को पता चलता है कि प्लेन पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, तो फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह पाकिस्तानी सरकार को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज प्लेन को लैंड करवा दो और महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों को निकलने दो उधर से। पर उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। इसी समय प्लेन के कैप्टन लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे होते हैं कि अगर आपने हमारे प्लेन को लैंड करने नहीं दिया तो मुझे मजबूरन क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेन में फ्यूल ही नहीं है। इस धमकी के चक्कर में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस बात को मान जाता है, पर बोलता है कि आपको रिफ्यूल करना होगा और तुरंत इधर से रवाना होना होगा। तो प्लेन लाहौर में लैंड होता है और रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है, पर पाकिस्तानी सरकार किसी को भी प्लेन से निकलने नहीं देती। इसमें 25 साल के रुपिन कटियार भी शामिल होते हैं जो बुरी तरह घायल हुए होते हैं। उनको कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इसी रात को उनकी मौत हो जाती है। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन वापस उड़ान भर लेता है, पर चीफ कैप्टन को बताता नहीं है कि वो जाएंगे कहाँ। चीफ कैप्टन को कहता है कि हम काबुल जाएंगे, पर रात का समय था और काबुल में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी है नहीं। तो फिर चीफ ने बोला कि चलो अभी दुबई चलते हैं, कल सुबह हम काबुल जाएंगे। तो रात के 1:30 बजे IC-814 अल मिनाद एयरफोर्स बेस पर लैंड करता है, जो दुबई से 60 किलोमीटर दूर है। बेस पे थे क्राउन प्रिंस और UAE आर्म फोर्सेस के चीफ।
फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह क्राउन प्रिंस से बोलते हैं कि प्लीज आप इंडियन कमांडोज को अपने एयरबेस में ऑपरेशन करने दो। क्राउन प्रिंस इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं और ताकि ऐसा ऑपरेशन ना हो सके चीफ कैप्टन को बोलता है कि आप प्लेन को कभी भी रोके मत रखो, कभी आगे करो तो कभी पीछे। इसी समय दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक आदमी है अब्दुल्ला, जो नेगोशिएशंस में एक्सपर्ट है और वो हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि अगर आप हमें पैसेंजर्स दोगे तो ही मैं आपको तेल दूंगा, और वो कहता है कि कम से कम बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग को छोड़ दो। हाईजैकर्स इस बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि पहले प्लेन की रिफ्यूलिंग होगी, फिर इन पैसेंजर्स को जाने देंगे। फिर प्लेन की रिफ्यूलिंग स्टार्ट हो जाती है और हाईजैकर्स 27 पैसेंजर्स को जाने देते हैं, जिसमें रुपिन कटियाल की बॉडी भी शामिल थी जो एयरप्लेन में मारे गए थे। अब प्लेन की रिफ्यूलिंग तो हो गई, पर फ्लाइट क्रू बहुत टेंशन में, क्योंकि प्लेन करीब 5000 किलोमीटर उड़ चुका है पर कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। इंडियन एयरलाइंस की गाइडलाइंस के हिसाब से कई चेक्स करने पड़ते टेक ऑफ लेने से पहले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इस प्लेन के साथ। इसीलिए कैप्टन हाईजैकर्स को बोलते हैं कि एक बार प्लेन की सर्विसिंग करवा दो, पर हाईजैकर्स मना कर देते हैं। फ्लाइट इंजीनियर इसी चीज को बार बार दोहराते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स फाइनली उनकी बात मान लेते हैं। फ्लाइट इंजीनियर के सर पर बंदूक रखी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप प्लेन को इंस्पेक्ट करो। फ्लाइट इंजीनियर एयरप्लेन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि प्लेन तो 5000 किलोमीटर चला है पर फिर भी उसकी कंडीशन ठीक है। इसी समय अब्दुल्ला जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है वो हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करता है, क्योंकि वो प्रोसेस को स्लो करना चाहता है। वो कहता है कि पैसेंजर्स को खाना चाहिए, मैं खाना भिजवा देता हूँ थोड़ा, पर हाईजैकर्स ऐसी बातों में आते नहीं। वो कहता है कि अब प्लेन उड़ेगा। 27 पैसेंजर तो उसने बचा लिया यार वापस। सुबह के 6:30 बजे प्लेन रवाना होता है दुबई से। अब सुबह हो गई है तो काबुल में फ्लाइट्स लैंड कर सकती है, इसलिए चीफ कैप्टन को बोलता है कि आप काबुल चले। इसकी वजह से कैप्टन घबराने लगते हैं, क्योंकि काबुल ऐसी जगह है जहाँ कोई इंडियन फ्लाइट जाती नहीं है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान को रूल कर रहा है तालिबान, और इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। बल्कि इंडिया ऑफिशियली कहता है कि अफगानिस्तान की सरकार बुरहानुद्दीन रब्बानी चला रहे, जिसको तालिबान ने 1996 में हराया था। रब्बानी को हराने के बाद तालिबान के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे अहमद शाह मसूद, और इंडिया तालिबान के खिलाफ अहमद शाह मसूद को सपोर्ट कर रहा था। तो जब इंडियन सरकार को पता चला कि हाईजैक प्लेन अफगानिस्तान जा रहा है, उनके पसीने छूटने स्टार्ट हो गए। पहली बात कि हाईजैकर्स के साथ ही कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं है, और फिर तालिबान के साथ भी उनकी कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं है। तालिबान की सरकार को बस 3 कंट्रीज ही रिकॉग्नाइज करती है, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, और तीनों देशों के साथ इंडिया के बहुत तगड़े संबंध नहीं है। इंडिया की तो अफगानिस्तान में कोई एम्बेसी भी नहीं थी। 1996 में एम्बेसी बंद करवा दी गई थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल जमा लिया था। पर हालात को देखते हुए फॉरेन सेक्रेटरी ललित मानसिंह इंडिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को बोलते हैं कि वो किसी तरह तालिबान के साथ बात करने की कोशिश करें, चाहे आपको पाकिस्तान से क्यों ना मदद मांगी। पर सुबह के 10:30 बजे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक बहुत खुफिया कॉल आता है जो कहता है कि हाईजैकर्स इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट से एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जिसके बारे में किसी ने नाम ही नहीं सुना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन चमन लाल गुप्ता जल्दीबाजी में ये खबर मीडिया तक को भी दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि एक प्रैंक कॉल था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और गुस्सा हो जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय दूसरे लोग हमारी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि अब बस फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह ही सरकार की तरफ से बोले। जैसे ही प्लेन अफगानिस्तान की एयर स्पेस में एंटर करता है, काबुल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को बोलता है कि आप काबुल में लैंड नहीं कर सकते, कांदाहार जाओ। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस के बीच में एक सिविल वॉर चल रही होती है, जिसकी वजह से काबुल का एयरपोर्ट तहस नहस हो गया होता है। जैसे ही प्लेन कांदाहार एयरपोर्ट में लैंड करता है, हाईजैकर्स पूरे क्रू को बोलते हैं कि आप सब पीछे जाओ। हाईजैकर्स फिर कॉकपिट में अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट पर रुकता है, कई तालिबान के कमांडोज प्लेन के साइड में खड़े हो जाते हैं। हाईजैकर्स फिर कांदाहार के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं कि हम एक आदमी भेजो जो पश्तो में बात कर सकता है, हम नेगोशिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं। अफगानिस्तान पहुंचकर हाईजैकर्स की टेंशन चली जाती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि तालिबान उनको अब सपोर्ट ही करेगा, जबकि इंडिया में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पाकिस्तान और यूएई के जरिए कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह तालिबान और हाईजैकर से बात कर ले। इसी समय शरद यादव जो इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो दुबई जाते हैं उन पैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए जिनको हाईजैकर्स ने छोड़ दिया था। पर वो जैसे ही पैसेंजर्स को मिलते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारे पैसेंजर्स शॉक में होते हैं। वो अपनी सरकार को कहते हैं कि हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी प्रायोरिटाइज करनी होगी। जब हाईजैकर्स देखते हैं कि तालिबान के कमांडोज कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो खुद नर्वस हो जाते हैं। चीफ फ्लाइट इंजीनियर को बोलता है कि प्लेन को तैयार करो, हम कांदाहार छोड़कर जा रहे हैं। फ्लाइट इंजीनियर कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं उड़ सकते, मुझे एक मेंटेनेंस चेक करना ही होगा। पर चीफ कहता है कि नहीं, हम अभी जाएंगे। हाईजैकर सडनली बौखला जाते हैं, उनका मन बेचैन हो गया होता है और वो कहते हैं कि नहीं, हम कांदाहार छोड़ के अभी जाएंगे। जो क्रू होता है वो हाईजैकर्स की बेचैनी देख लेते हैं और कहते हैं कि अगर हाईजैकर्स की बात नहीं मानी तो ये तो स्प्रिंग को उड़ा ही देंगे। अब प्लेन में फ्यूल तो था नहीं, तो हाईजैकर्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्यूल मांगना पड़ा। शाम के 4 बजे एक अफगानी इंजीनियर प्लेन को रिफ्यूल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे हो नहीं पा रहा होता है। फिर हाईजैकर्स फ्लाइट इंजीनियर को बोलते हैं कि तुम जाओ और उस अफगानी इंजीनियर की मदद करो। वो अफगानी बंदा फ्लाइट इंजीनियर से पूछता है कि प्लेन में प्रॉब्लम क्या है। फ्लाइट इंजीनियर कहता है कि भाई, प्लेन को मेंटेनेंस की जरूरत है, इसके अलावा उसका वॉल्व भी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक के अंदर जा ही नहीं रहा है।
पर जो अफगानी इंजीनियर है वो फ्लाइट इंजीनियर की बात ही नहीं मानता। उल्टा वो कहता है कि ये इंजीनियर मुझे काम नहीं करने दे रहा। इसके बाद बर्गर एक धमकी देता है फ्लाइट इंजीनियर को कि अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करी तो मैं तुझे इधर ही उड़ा दूंगा। जब बर्गर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो फ्लाइट इंजीनियर से पूछता है कि हुआ क्या है प्लेन को। फ्लाइट इंजीनियर कहता है कि ये प्लेन उड़ ही नहीं सकता। ऐसी बात सुनकर चीफ और बौखला जाता है। वो कहता है हमें इधर से निकलना ही होगा। पांचों हाईजैकर्स नर्वस है क्योंकि ना प्लेन उड़ सकता है और ना इंडियन सरकार ने उनको कांटेक्ट किया। फिर चीफ क्रू को उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखिए आप लोगों को जहाज में 36 घंटे से ज्यादा हो गए पर किसी ने आपके बारे में मालूमात तक नहीं करी। सुबह के 11 बज गए और इंडियन सरकार ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया हाईजैकर्स के साथ। इसलिए हाईजैकर्स और गुस्से में है। वो धमकी देते हैं कि वो 2 फॉरेन हॉस्टेजेस को मार गिराएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप फिर अमेरिका की मदद मांगता है और अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के जरिए तालिबान को कहता है कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में आपकी इमेज इंप्रूव करने की, इसलिए हाईजैकर्स को कंट्रोल में रखो। उस शाम फिर 7:30 बजे इंडियन सरकार के पास कांदाहार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक फैक्स आता है। ये फैक्स हाईजैकर्स का पहला मैसेज था इंडियन सरकार को कि वो मौलाना मसूद अजहर को रिहा करें। ओह, ये मकसद है तो इसका। यानी कि ये पूरा हाईजैक का प्लान रचा गया बस एक आदमी के लिए, मसूद अजहर। ये आदमी कितना पावरफुल है ये आप इसी बात से समझ सकते हो। जब इसको 1994 में इंडियन पुलिस ने अरेस्ट किया था तो मसूद अजहर ने कहा था कि आप जानते नहीं हो कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना जरूरी हूँ। आप मेरी पॉपुलैरिटी को समझते नहीं हो। आईएसआई मुझे वापस पाकिस्तान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर देगी। बताओ 26 साल की उम्र में मसूद अजहर ने इंडियन पुलिस को ये कहा था। मसूद अजहर पैदा हुआ था 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में। अपने इलाके में उसका परिवार एक अमीर जमींदारों का परिवार था। दादाजी और नानाजी दोनों ही बहुत रिलीजियस थे, इसलिए बचपन से इस्लाम में उसका बहुत ही इंटरेस्ट था। स्कूल में उसने कई स्पीच के कॉन्टेस्ट में भाग लिया और कई अवार्ड भी जीते। यही सिलसिला यूनिवर्सिटी में भी चला जहाँ उसने कई स्पीच कॉन्टेस्ट और डिबेट के अवार्ड जीते और ये जो स्पीकिंग स्किल्स है उसने कुछ ही सालों में आतंकवाद फैलाने के लिए यूज करे। यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करा था एडवांस रिलीजियस स्टडीज की, उसको शहादत उल अलमिया कहा जाता है। जैसी डिग्री कंप्लीट हुई उसी यूनिवर्सिटी में वो एक टीचर भी बन गया। और जब वो एक टीचर था तो हरकत उल अंसर या फिर हरकत उल मुजाहिदीन के कुछ लोग उधर आए और कहने लगे कि इस यूनिवर्सिटी से हमें जिहादी चाहिए जो कश्मीर को आजादी दिलाएंगे इंडिया से। जिहादी मतलब इस्लाम के अनऑफिशियल सोल्जर्स। तो हरकत उल मुजाहिदीन के लोग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के पास गए कि आप हमें बताओ कि जिहादी कौन बनेगा। प्रिंसिपल ने जिहाद की ट्रेनिंग के लिए मसूद अजहर को सेलेक्ट किया। ट्रेनिंग के दौरान ये क्लियर हो गया कि मसूद अजहर जिहाद करना तो चाहता था पर वो फिजिकली फिट नहीं था। इस वजह से हरकत उल मुजाहिदीन के एचआर डिपार्टमेंट ने सोचा कि इसको राइटिंग और कम्युनिकेशन में भर्ती कर देते हैं। इसके बाद मसूद अजहर एक मंथली मैगजीन लिखने लग गया जिसका नाम था सदाई ए मुजाहिद। ये मैगजीन बहुत सक्सेसफुल हो गई जिसके बाद मसूद अजहर हरकत उल मुजाहिदीन का एक सीनियर मेंबर बन गया। जिसके बाद वो दुनिया भर ट्रैवल करता और मस्जिदों में बड़ी स्पीचेस देता। जैसे 1993 में मसूद अजहर यूके की दारुल उलूम बरी यूनिवर्सिटी में गया एक स्पीच देने के लिए, जहाँ उसने कहा कि कुरान में लिखा है कि आप इस्लाम के नाम पर दूसरे लोगों को मार सकते हो। उसकी स्पीचेस इतनी इफेक्टिव थी कि हरकत उल मुजाहिदीन के लिए पैसा कलेक्ट करना आसान हो गया। तो मतलब जो भी उसने स्पीच कॉन्टेस्ट बचपन की उम्र में जीते थे वो अब सब काम आ रहे थे। कई बार वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जाता और कश्मीर को आजाद करने की बात करता। वो नौजवान लड़कों को कहता कि आपको एलओसी पार करने की जरूरत है कश्मीर को आजाद करने के लिए। थोड़े समय बाद इंडिया में कुछ हुआ जिसको मसूद अजहर ने यूज किया अपनी जिहाद की लड़ाई में। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, जिसके बाद मसूद अजहर ने कई स्पीचेस दी कि कैसे हिंदूज अब इंडिया में मुस्लिम्स को दबा देंगे, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम्स को एकजुट होकर कश्मीर को आजाद करना होगा। और इसी वजह से 1994 में मसूद अजहर श्रीनगर गया एक फेक पासपोर्ट के साथ, जहां उसका नाम था ऐसा बिन एडम। वो श्रीनगर गया था 2 टेररिस्ट ग्रुप्स का मर्जर करवाने के लिए, हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लाम। श्रीनगर में वो एक मिलिटेंट लीडर से मिला, सज्जद अफगानी। 11 फरवरी 1994 को सज्जद अफगानी और मसूद अजहर एक मीटिंग से लौट रहे होते हैं जब उनका क्या हुआ? तेल खत्म हो जाता है। दोनों अभी इनका स्टोरी बता रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या हुआ यार, वो प्लेन वालों की टेंशन अभी अटकी हुई है यार, गले में कोई बात हुई। हाँ। हाँ, तो उनका क्या हुआ यार, मुझे डर लग रहा है यार। कैसे लोग होते हैं यार। अब पहले नहीं कम्युनिकेशन कर सकते थे अमृतसर में ही कि बात करवाओ चलो। वो तो अच्छा, वो दूसरी जगह जाके कम्युनिकेशन करना चाहते थे ताकि वो कोई कमांडो ना आ जाए, कोई अटैक ना करे। ऐसा ही पाकिस्तान में कोई नहीं आएगा और काबुल में भी ऐसा सोचा उन्होंने ताकि इंडियन आर्मी या जैसे कोई ना, इंडियन फोर्सेस ना आए, ऐसा समझा। अब तो चिंता मत कर, आगे देखते हैं, ठीक है। दोनों पास के पेट्रोल पंप जाते हैं एक ऑटो रिक्शा में, पर रास्ते में एक आर्मी चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट पर दोनों को रोका जाता है। आर्मी देखती है कि ये तो सज्जद अफगानी है, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इतना आसानी से को ये नहीं पता कि मसूद अजहर कौन है। और इसी टाइम पर मसूद अजहर कहता है कि मुझे आप कस्टडी में ज्यादा देर रख नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। जैसे ही मसूद अजहर जेल जाता है उसकी ये स्टेटमेंट सच होने लग जाती है।
10 महीने बाद दिल्ली में कई फॉरेन टूरिस्ट किडनैप किए जाते हैं और किडनैपर्स बोलते हैं कि मसूद अजहर को रिलीज करो, नहीं तो हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और ये प्लॉट फेल हो जाता है क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस सहारनपुर से टूरिस्ट को बचा लेती है। जुलाई 1995 में कश्मीर में 5 और टूरिस्ट किडनैप किए जाते हैं और टेररिस्ट बोलते हैं कि मसूद अजहर को रिलीज करो। टेररिस्ट की छोड़ो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियली मसूद अजहर को रिहा करने की कोशिश करती है। जैसे ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है। जून 1996 में एक रिटायर्ड मेजर जनरल और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर इंडियन हाई कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मसूद अजहर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रिलीज कर दिया जाए। दिसंबर 1997 को पाकिस्तानी हाई कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलता है कि मौलाना मसूद अजहर एक पाकिस्तानी नेशनल है और आप हमें काउंसलर एक्सेस दे दो। 2 साल बाद 1999 में मसूद अजहर जम्मू एंड कश्मीर के कोट भलवाल जेल में है। जेल के नीचे से एक टनल खोदा जाता है ताकि मसूद अजहर इधर से निकल पाए, पर बेचारा इतना मोटा था कि उसकी टनल में घुसी। हाय राम, ये मैं कुछ नाम से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि सारी सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और फाइनल अटेम्प्ट जो मसूद अजहर को निकालने का किया जाता है वो है IC-814 फ्लाइट को हाईजैक करना। और गेस करो, जो हाईजैकर्स का चीफ है वो खुद मसूद अजहर का भाई है। इसी वजह से कांदाहार पहुंचकर हाईजैकर्स फैक्स के जरिए इंडियन सरकार को बोलते हैं कि हमारी मांग है मसूद अजहर को रिहा करना। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में टेंशन बढ़ जाती है। अब उनको टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करना है और प्लेन के अंदर की हालत भी बहुत बेकार है। टॉयलेट सारे फंस गए, प्लेन में बदबू आ रही है और पैसेंजर्स बुरी तरह थक गए। जबकि दूसरी तरफ चीफ बहुत बेचैन है, जिसका मतलब है कि पैसेंजर्स की जिंदगी को एक बहुत बड़ा खतरा है। रात के 12 बजे हाईजैकर्स फ्लाइट इंजीनियर को नींद से उठाते हैं। चीफ फ्लाइट इंजीनियर को कहता है कि तो एयरप्लेन के लगेज एरिया में जा और हमारा सामान लेकर आ। तो दिसंबर की देर रात में जब कांदाहार में बहुत तेज सर्दी होती है, फ्लाइट इंजीनियर प्लेन के बाहर जाता है और उसके पीछे बर्गर होता है रिवॉल्वर के साथ, और वो लगेज एरिया से हाईजैकर्स का सूटकेस लेकर आते हैं। अब इस बैग में है क्या किसी को नहीं पता, पर क्रू सोचता है कि क्या इसमें बॉम्ब है, जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ जाती है उनके दिमाग में। सुबह के 2 बजे फिर एक अफगानी इंजीनियर फ्लाइट इंजीनियर को बताता है कि इंडियन सरकार कांदाहार में एक रिलीफ एयरक्राफ्ट भेज रही है। चीफ कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को बताता है कि इंडियंस आ रहे हैं। इससे कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की उम्मीदें जाग जाती है। पर न्यू दिल्ली में माहौल बहुत ही अलग है। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग करवाते हैं, पर उन पर अभी बहुत प्रेशर है क्योंकि न्यूज चैनल्स पर बस पैसेंजर्स की फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कई फैमिली मेंबर्स उधर घुस जाते हैं। वो ये पूछते कि सरकार सोच क्या रही है। हाईजैकर्स ने मांग करी कि कुछ टेररिस्ट को रिहा कर दो, तो आप उनको कर दो। In the dark, countless statements have been made about the greatness and the bad life project. Absolute security lapse. पैसेंजर्स जसवंत सिंह को बोलते हैं कि 1989 में जब यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप किया गया था, तब तो सरकार ने टेररिस्ट को रिलीज कर दिया था उनकी बेटी को बचाने के लिए। तो जब मिनिस्टर की बेटी की बात थी आपने सोचा नहीं, पर हमारे परिवार के बारे में इतना क्यों सोचा जा रहा है। पर जसवंत सिंह के लिए कोई आसान सवाल नहीं था, क्योंकि मांग थी मौलाना मसूद अजहर की। तब सरकार सोच रही कि वो करे क्या। कांदाहार में वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं करवा सकते, तो एक लौता ऑप्शन था कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएट करें। एक ऐसी चीज जो इंडियन सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर उनको ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि हाईजैकर्स और डेस्परेट हो गए थे। कॉकपिट अब एक वॉर जोन की तरह दिख रहा है। हर जगह रिवॉल्वर, ग्रेनेड्स और बुलेट्स पड़ी हुई। इस नजारे से हाईजैकर्स एक क्लियर धमकी दे रहे थे पैसेंजर्स और इंडियन सरकार को। और चीफ का मूड भी बिगड़ गया था। कई घंटे हो गए थे जब उसने अपनी मांग इंडियन सरकार को बताई थी, पर इंडियन सरकार से कोई अपडेट ही नहीं मिली। चीफ कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर को कहता है कि तुम्हारा देश तुम्हारी परवाह नहीं करता, उनको कोई फर्क नहीं कि इधर हो क्या रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फ्लाइट इंजीनियर जवाब में कहता है कि थोड़ा पेशेंट रहो। चीफ पलट कर जवाब देता है कि मैं कितना पेशेंट और रहूं। प्लेन के बाहर तालिबान ने पूरे एयरक्राफ्ट को घेर लिया। उनकी जीप्स भी हैं और बकायदा टैंक्स भी हैं, जिसकी वजह से हाईजैकर्स और नर्वस हो जाते हैं। चीफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलता है कि कमांडोज हटाओ तालिबान के प्लेन के इतनी पास से। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये आपकी हिफाजत लेंगे। चीफ बोलता है इनको हटाओ, हमें किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। पर फिर तालिबान का एक कमांडर गुस्से में बोलता है कि तुम एक पैसेंजर को छुओगे भी नहीं, अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो ये कमांडोज तुरंत प्लेन में घुस जाएंगे। तो हाईजैकर्स और नर्वस हो गए। उनको लगा था कि तालिबान उनको सपोर्ट करेगा, और वो तो उल्टा डांट रहे हैं उनको। तालिबान लीडर मौलाना मोहम्मद उमर इसी समय एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हाईजैकर्स को या तो अफगानिस्तान छोड़ना होगा या सरेंडर करना होगा। जब ऐसी खबरें इंडियन सरकार को मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। इंडियन सरकार कह रही है कि तालिबान तो हमें सपोर्ट कर रही है, पर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से ये हाईजैकिंग करवाई गई है हरकत उल मुजाहिदीन ने, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है तालिबान से। तो क्या तालिबान हमारे साथ है कि हाईजैकर्स के साथ है? और इसीलिए AR घनश्याम जो कमर्शियल काउंसलर है इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन में, वो कांदाहार आते हैं। उनका मिशन बहुत ही सिंपल है, ये देखना कि तालिबान किसकी साइड में है, इंडिया की या फिर हाईजैकर्स की। घनश्याम रेडियो के जरिए हाईजैकर से भी बात कर पाते हैं, जहां वो बताते हैं उनको कि सरकार उनकी डिमांड्स पर सोच विचार कर रही है। पर हाईजैकर्स कहते हैं कि टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम्हारी सरकार तो पैसेंजर्स की परवाह करती नहीं। जबकि न्यू दिल्ली में सरकार एक नेगोशिएटिंग टीम तैयार कर रही है कांदाहार भेजने के लिए। इस टीम में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू और अजीत डोभाल, जो काउंटर इंसर्जेंसी के मामले में एक एक्सपीरियंस नेगोशिएटर है। उनके साथ 30 लोगों की रिलीफ टीम भी जाती है, जहाँ 2 डॉक्टर्स, 1 नर्स, इंजीनियर्स और 20 एंटी हाईजैकिंग में ट्रेन कमांडोज भी। प्लेन न्यू दिल्ली से निकलता है शाम के 4:30 बजे और कांदाहार पहुंचता है करीब 7:30 बजे। हाईजैकर्स पैसेंजर्स को बताते हैं कि
इंडियन डेलीगेशन कांदाहार आ रही है और जैसे ही पैसेंजर्स सुनते हैं कि एक प्लेन लैंड कर रहा है कांदाहार एयरपोर्ट पे, वो तालियां बजाने लग जाते हैं। पर उनको नहीं पता कि अभी एयरप्लेन में उनको 4 और दिन बिताने। क्या? इंडियन डेलीगेशन कांदाहार में लैंड करती है और पैसेंजर्स को कई पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है। जैसे रात के 9:30 और 10 बजे के बीच खाना भेजा जाता है और एयरपोर्ट स्टाफ आता है टॉयलेट्स को साफ करने के लिए। तो लोगों को लगता है कि उनकी हाईजैकिंग खत्म होने वाली है, पर अभी तो नेगोशिएशन स्टार्ट होगी। जब इंडियन नेगोशिएटर्स कांदाहार आते हैं, उनको एक ब्रीफिंग मिलती है एआर घनश्याम से, जो विवेक काटजू और अजीत डोभाल को बोलते हैं कि हाईजैकर्स के पास कई हथियार है, वो डेस्परेट है और तालिबान ना प्रो इंडिया है ना एंटी इंडिया, वो अभी एक न्यूट्रल स्टांस ले रहे हैं। इसके बाद इंडियन डेलीगेशन तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलती है और उनको कहती है कि आप हाईजैकर्स पर और दबाव डालें। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं मैं ये करने की कोशिश करूंगा, पर मेरी जमीन पर कोई मिलिट्री एक्शन होगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी खून बहे तालिबान की जमीन। इसके बाद नेगोशिएटर्स पहली बार चीफ से बात करते हैं। अजीत डोभाल कहते हैं कि हम इधर नेगोशिएट करने आए हैं और आपकी मांगे सुनने आए हैं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब रचना कटियाल को जाने दो जो रुपिन कटियाल की बीवी है। चीफ जवाब देता है, जब तक मसूद अजहर जेल से निकलता नहीं है मैं किसी को रिहा नहीं करने वाला। नेगोशिएशन उधर ही अटक जाती है और हाईजैकर्स कहते हैं हम अब कल सुबह नेगोशिएट करें। सुबह के 4 बजे प्लेन का ऑक्सिलरी पावर यूनिट बंद हो जाता है, यानी कि प्लेन में एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अब ऑफ हो गया है। ऐसी बंदी हुई सिचुएशन में हाईजैकर्स और डेस्परेट हो जाते हैं। जैसे एकदम से भोला पैसेंजर्स को ऑर्डर करने लग जाता है कि वो टॉयलेट बस 10 सेकंड के लिए ही जा सकते हैं, जबकि बर्गर पैसेंजर से कश्मीर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रही है। सुबह विवेक काटजू तालिबान के लीडर से वापस मिलते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, पर तालिबान नेगोशिएशन में भाग लेने से मना कर देता है। इसी दौरान पता चलता है कि हाईजैकर्स एक खुफिया थर्ड फोर्स से बात कर रहे हैं, एक सैटेलाइट फोन के जरिए ये पता लगाने के लिए कि ऑन द ग्राउंड चल क्या रहा है। अब ये मिस्टीरियस फोर्स है कौन, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। हाईजैकर्स फिर दोपहर में एक नया ऑफर देते हैं। वो 35 हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए तैयार है अगर उनको मसूद अजहर मिल जाए, पर इंडियन टीम मना कर देती है। इसके बाद हाईजैकर्स नई डिमांड देते हैं, 35 जेल मिलिटेंट्स को रिहा किया जाए, $200 मिलियन कैश और सज्जद अफगानी की बॉडी। सज्जद अफगानी वो टेररिस्ट है, वो जम्मू के हाई सिक्योरिटी जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके बीच उसको मार गिराया था। अब जैसे ये खबरें धीरे धीरे इंडिया तक पहुंचती हैं, पैसेंजर्स की फैमिलीज और गुस्सा हो जाती है। वो नारे लगाने लग जाते हैं, सरकारी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, बकायदा उनको कंट्रोल करने के लिए राइट पुलिस बुलाई जाती है। यही गुस्सा प्लेन में भी दिखाई देता है जब हाईजैकर्स बोलते हैं कि इंडियन सरकार कर क्या रही है। सडनली फिर चीफ क्रू को बोलता है कि अगली सुबह हम वापस उड़ान लेंगे। कहा ये चीफ नहीं बताता। जैसी अगली सुबह होती है, कहानी में एक ट्विस्ट आया है। सडनली तालिबान न्यूट्रल की बजाय प्रो इंडिया हो गया। तालिबान के लीडर्स कहते हैं कि जो हाईजैकर्स की डिमांड है वो अन इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर खुद हाईजैकर से बात करती है कि वो अपनी डिमांड विड्रॉ कर ले। फॉरेन मिनिस्टर 30 मिनट तक हाईजैकर से बात करते हैं और कहते हैं कि तालिबान के होते हुए इंडियन सरकार कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगी तुम्हारे खिलाफ। इस कॉल के बाद हाईजैकर्स मान जाते हैं अपनी मांगे कम करने के लिए। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर तुरंत इंडियन डेलीगेशन को ये खबर देते हैं। विवेक काटजू फिर जसवंत सिंह को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तालिबान अब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सुबह के 10 बजे चीफ पैसेंजर्स को बोलते हैं कि नेगोशिएशन अच्छी चल रही है और एक डील जल्द हो जाएगी। इंडियन डेलीगेशन हाईजैकर्स को बोलती है कि पहले आप महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दो। हाईजैकर्स मना कर देते हैं। हाईजैकर्स अजीत डोभाल को बोलते हैं कि डिसीजन जल्दी लो, ये डील ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। जबकि अजीत डोभाल एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने और हाईजैकर्स के बीच। वो हाईजैकर्स को बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें ये नहीं सिखाता, बेगुनाह पैसेंजर्स को हाईजैक करना इस्लाम के खिलाफ है। हाईजैकर्स बोलते हैं कि हमें इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है, जल्दी डिसीजन लो। उसी समय मुंबई में एक यूएस स्पाई सैटेलाइट कांदाहार के हाईजैकर्स और मुंबई में आईएसआई ऑपरेटर्स के बीच एक कॉल रिकॉर्ड कर लेती है। ये आईएसआई ऑपरेटर्स वही थर्ड फोर्स थे जिससे हाईजैकर्स को पता चल रहा था कि ग्राउंड पर चल क्या था। सीआईए ये इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दे देती है, जिसके बाद मुंबई पुलिस कई जगह रेड करती है। पता चलता है कि ये कॉलर जोगेश्वरी इलाके के गोल्डन सोली कॉलोनी में फ्लैट नंबर 707 से बोल रहे हैं। मुंबई पुलिस उधर छापा मारती है और 4 आईएसआई ऑपरेटर्स उधर पकड़े जाते हैं। ये वही 4 आईएसआई ऑपरेटर्स हैं मुंबई में जिन्होंने इस हाईजैकिंग को प्लान किया था। अगले दिन सुबह की 5 बजे डॉक्टर फ्लाइट इंजीनियर को उठाता है और बोलता है कि प्लेन को तैयार कर, हम इधर से निकल रहे हैं। चीफ फ्लाइट इंजीनियर को बोलता है कि प्लेन को रिफ्यूल करो, हमें एक दूसरी लोकेशन पहुंचना है। पर फ्लाइट इंजीनियर कहता है कि प्लेन की हालत तो देखो। वो ये चीज करने से मना कर देते हैं। चीफ फ्लाइट इंजीनियर को कहता है कि इंडियन सरकार से बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, सारी नेगोशिएशन फेल हो गई। बर्गर फिर कॉकपिट से बाहर आता है और पैसेंजर्स को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल हाईजैकर्स कैसे होते हैं। क्योंकि इंडियन सरकार का फास्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए होते हैं। जबकि इंडियन सरकार तालिबान के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। जसवंत सिंह तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को सुबह कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाईजैकर्स के साथ वापस नेगोशिएशन स्टार्ट करी जाए। फॉरेन मिनिस्टर फिर हाईजैकर को ये बात बोलते हैं और वो बोलते हैं कि अपनी मांगे थोड़ी कम कर लो। हाईजैकर्स फिर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं कि अगर हमारे 15 लोग जेल से रिहा नहीं हुए तो हम प्लेन इधर ही उड़ा देंगे। पर इसमें इंडियन सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज था कि हाईजैकर्स की अब डिमांड्स
35 से 15 की हो गई थी, पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने और नेगोशिएशन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 15 की छोड़ो, बस 5 की मांग कर। हाईजैकर्स ये बात मान लेते हैं। ओह। फिर अजीत डोभाल हाईजैकर्स को बोलते हैं कि पर 5 लोग जो रिहा होंगे उनके नाम हम चूज करेंगे। हाईजैकर्स बोलते हैं ऐसे कैसे? हाईजैकर्स और नेगोशिएटर्स के बीच और बातें होती हैं और ये क्या decide चल रहा होता है? कि सब्जी मसूद मार्केट है अजहर क्या? के अलावा 2 और लोग रिहा होंगे। तो यानी कि हाईजैकर्स की डिमांड जो एक समय ये थी, अब बस ये हो गई है। दोपहर के 3:30 बजे चीफ कॉकपिट पे जाता है और दूसरे हाईजैकर्स को बोलता है कि नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई है। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। रात को हाईजैकर्स का मूड बदल जाता है। वो बोलते हैं कि 35 मिलिटेंट्स को रिहा करो, नहीं तो हम सारे पैसेंजर्स को मार देंगे। अब विवेक काटजू और जसवंत सिंह वापस हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ न कुछ करके फाइनली हाईजैकर्स मान लेते हैं और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट रिलीज होंगे। जम्मू के कोट भलवाल जेल से मौलाना मसूद अजहर, श्रीनगर सेंट्रल जेल से मुश्ताक अहमद और दिल्ली के तिहाड़ जेल से अहमद उमर सैयद। दोपहर के 3 बजे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह इन 3 टेररिस्ट के साथ दिल्ली से निकलते हैं और करीब 1.5 घंटे बाद कांदाहार में लैंड करते हैं। जसवंत सिंह उधर कई उम्मीदों के साथ आते हैं। वो तालिबान को बोलते हैं कि मैं वापस जाऊंगा हाईजैकर्स के साथ उनको सबक सिखाने के लिए। तालिबान जसवंत सिंह को कहते हैं कि ऐसी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी पैसेंजर्स की देखभाल करें। इनफैक्ट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के हाथ एक बिल पकड़ाते हैं। उस बिल में था प्लेन की पार्किंग फी, नान, ब्राउन राइस, किशमिश और पानी जैसी चीजें जो उन्होंने इंडियन पैसेंजर्स और हाईजैकर्स को दी। तालिबान ने जसवंत सिंह को एक बिल पकड़ाया था $25,000 का उनकी सर्विसेज के लिए, जबकि एयरप्लेन में मानो एक शादी का माहौल था। हाईजैकर्स पैसेंजर्स और क्रू को गुड बाय बोल रहे थे। बर्गर तो कैप्टन के गले भी लगा और उनको सॉरी भी बोला। डॉक्टर कैप्टन को बोलता है हमारी तरफ से बहुत सॉरी। और फाइनली हाईजैकर्स ने कैप्टन को बोला कैप्टन साहब काम हो गया और अब हम जा रहे हैं। तालिबान ने हाईजैकर्स और टेररिस्ट को 10 घंटे दिए अफगानिस्तान से निकलने के लिए, जिसके बाद वो सभी लोग बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले। और अब इंडिया को पता चलता है कि मसूद अजहर को रिहा करने का अंजाम क्या है। मीडिया कवरेज की वजह से मसूद अजहर पाकिस्तान में मानो एक सेलिब्रिटी बन जाता है। उधर पहुंचने के बाद वो हफ्तों भर कई स्पीचेस देता है या वो कश्मीर में जिहाद की मांग करता है। मार्च 2000 में फिर वो एक मिलिटेंट ग्रुप जैश ए मोहम्मद स्टार्ट करता है, जिसकी अनाउंसमेंट वो एक छोटे से कमरे से नहीं बल्कि एक पब्लिक स्टेडियम में करता है। और कुछ महीने बाद ही जैश ए मोहम्मद इंडियन आर्मी के बेस बदामी बाग के पास एक सुसाइड बॉम्बिंग करता है। अगले साल ये मिलिटेंट ग्रुप न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट में अटैक करता है। 2006 में श्रीनगर पर अटैक होता है और 2016 में 4 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट पठानकोट एयरबेस को अटैक करते हैं। उसी साल उरी में आर्मी कैंप्स अटैक करे जाते हैं और 2019 में सीआरपीएफ के खिलाफ एक सुसाइड अटैक होता है पुलवामा में, जहां इंडिया के 40 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। और आज इंडियन गवर्नमेंट की लिस्ट में मसूद अजहर नंबर 1 टेररिस्ट है। उसके भाई ने हाईजैकर्स को लीड किया और भाई का बेटा पुलवामा अटैक के पीछे मास्टरमाइंड। अगर इधर तक आया और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरी सारी सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओह गॉड यार। हाँ यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। एकदम ऐसा लगा कि यार कैसे लोग हो गए यार। उसके जीवन का मकसद भड़काना है लोग को कि भाई भड़काना, यहाँ लड़ो। पे मस्जिद टूटी तो उसका मकसद है कि वाह ये अच्छा तरीका है। सारे मुसलमानों को बोलते हैं कि नहीं सब हिंदू तुम्हें दबाना चाहते हैं, मार दो और बम गिरा दो। और वो समझ लीजिए सुसाइड बम। उस बंदे ने आके अपनी जान दे दी ताकि वो दूसरों को मार सके। और उसको इंस्पायर किसने किया? इन्होंने किया। ये पढ़ लिख के स्किलफुल हुए हैं, एक्सट्रीम स्किल है इसके अंदर अपनी भाषण देने की और बोलने की। और वो स्किल से क्या करना चाहता है? लोगों को उकसाना चाहता है कि तुम दूसरे को मारो। कोई दुश्मन है, किसी को दुश्मन लगा। अरे दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है यार, सब अपने घर में है। और तुम किसी को क्यों छेड़ रहे हो? चैन से रहो यार। हाँ, सब चैन से अपना रहो, चैन रहने दो, यार। सब चीजें। ये तो मुस्लिम कुछ नहीं हो, इंसान हो यार। हाँ, सबसे पहले सब- इंसानियत ध्यान में सब रखो, इंसान है, फिर सब कोई मत इंसान हो है, यार। हाँ, हाँ। पहले इंसानियत ध्यान में रखो यार। ज्यादा अच्छा भाषण देने का आता है तेरे को, भाई ज्यादा अच्छा आता है तो लीडर बन जा। और ज्यादा भाषण देने का आता है तो पोएट बन जा, राइटर बन जा। कुछ अच्छा लिख, कुछ अच्छा कर। सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि यार इंसान क्या है ये देश। यार उन जगहों पर उनको ऐसी भयंकर ट्रेनिंग दी जाती है पारस। ये बात है। वो जो कैंप नहीं बता रहा था जिसमें ट्रेनिंग दी गई थी, हाँ। एक अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में, ऐसा कुछ। वो कैंप्स बहुत खतरनाक बहुत होते हैं। दुख होता है यार ये देख के। बहुत डर लगता है कि कैसे कैसे इंसान है। हाँ। और वो इंसान लाइक कंप्यूटर की तरह उनको प्रोग्राम कर रहा है। ऐसे लोग कभी कुरान का नाम लेके, कभी कोई गीता का नाम लेके, कभी कोई रिलीजियस बुक का नाम लेके बोलते हैं कि नहीं सामने वाला बंदा गंदा है उसको मारो। क्या मतलब हुआ यार? तुम इंसान हो, कोई फर्क नहीं है। तुमने कोई भी बुक पढ़ ली हो, गीता कुरान कुछ भी पढ़ा हो, बट तुम इंसान हो यार। इंसान बोलो यार। इंसान हो यार। किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो उनको जेल में डाल दो, मेंटल हॉस्पिटल करा दो। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं, कई शायद कमेंट आएंगे कि तेरे को क्या पता है, बट मैं कहूँगा कि कईयों का दिमाग खराब होता है। बात वो किसी भी रिलीजन की नहीं है, कई लोगों का दिमाग खराब होता है। कई लोग किसी को दुश्मन मानते हैं तो उनके दिमाग में दिक्कत है। ऐसे दिमाग वालों को तो भगवान तो मत बनाओ। तुम्हें काम है अपना बचना और बचाना, और सब हंसी खुशी चल रहा हो जबरदस्ती। आए हो यार इस धरती पे, प्यार देके जाओ यार। क्या खून खराबा करते हो यार। अजीब है यार, बहुत अजीब लगा यार ये वीडियो देख के हाँ सच्ची। मेरे को भी देख के बहुत पारो का अजीब तो लगा। सबसे ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है।
कर क्या रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है। हाँ यार, इतना अच्छा वाला जीवन है, इतना अच्छा वाला। मूवी देख के मुझे लगा अच्छा मूवी है, पर ऐसा रियलिटी में हो रहा है यार पास, देख रहा अरे है। मूवी के एंड में हमेशा पता है बहुत कुछ अच्छा हो जाता है मिल्लू, पर रियल में देख रही है तो क्या हो रहा है? रियल में ये रियल में इसको छोड़ा, इसने इतने सारे अटैक करवा दिए, उसका जीवन का मकसद ही यही है। उसका जीवन का क्या क्या जीवन में क्या किया मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए और मैंने बहुत सारे बम गिरवा दिए, और ये मेरे जैसे रिज्यूमे नहीं होता, रिज्यूमे मेरे स्टार पॉइंट्स की मैंने 4 बम गिरवा दिए, पता है तुम्हें? इतने लोग को मरा दिया। हाँ, ये उसका रिज्यूमे ये उसका है, मेडल। ये उसका मेडल है, उसने जीवन भर ये किया है। ऐसे लोगों को कहाँ से ये नॉलेज, शिक्षा मिलती है, कहाँ से ये सिखाया जाता है? इनको ब्रेन वॉश कर लिया था यार। हाँ ऐसा यार, लग रहा है। लिटरली उनको वो भी नॉर्मल होते होंगे पर brain सब wash नॉर्मल ही है। होते हैं हाँ। यार। और अब ये बंदा पहले खुद का ब्रेन वॉश हुआ, अब ये सबका करता है ब्रेन वॉश। ये एक्सपर्ट है ब्रेन वॉश। ये ब्रेन, हाँ यही तो इसमें खास बात है कि ये ब्रेन वॉश में एक्सपर्ट है। ये लोगों को मोटिवेट कर देता है दूसरे को मारने के लिए। नेक्स्ट देखिए, वीडियो में आपको देख के कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।